रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लेवुजियर ने दिया था। यह नियम रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक यानी रिएक्टेंट और क्रियाफल प्रोडक्ट पदार्थों की मात्राओं के बारे में बताता है। इस नियम के अनुसार सभी भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में यानी फिजिकल और केमिकल चेंज के बाद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में का कुल द्रव्यमान या मास बराबर होता है। यानी कोई भी रासायनिक या केमिकल इक्वेशन हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो शुरू में जितने उसके रिएक्टेंट होते हैं, जितना उसका मास होता है, प्रोडक्ट का मास भी उसके इक्वल होता है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पदार्थ को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। अब जैसे कि भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट चेंज करे, तो एक फ्लास्क में बर्फ़ जो सॉलिड होती है उसका टुकड़ा लेते हैं, उसको डाल के कॉर्क टुकड़ा लेते हैं फ्लास्क में, उसको ढक देते हैं, कॉर्क लगाकर तौलते हैं। अब फ्लास्क को गर्म करते हैं, बर्फ़ पिघल जाती है और जल में बदल जाती है। दोबारा तौल लेते हैं, यानी कि बर्फ़ के टुकड़े को फ्लास्क में कॉर्क लगाकर तौल लिया और जब जल बना पिघलने के बाद पुनः तौल दिया, तो हम देखते हैं कि जल और बर्फ़ का द्रव्यमान बराबर है। तो ये सिद्ध करता है किसी भी भौतिक परिवर्तन में द्रव्यमान या मास संरक्षित रहता है। नेक्स्ट है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन हो तो एक लैंडोल्ट ट्यूब होती है, ये दिखाई गई है। एक साइड AgNO3 एक ट्यूब में, एक तरफ NaCl डालते हैं और इसको बंद करके तौल लेते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद वाइट PPT बनती है AgCl की, उसको पुनः तौलते हैं। तो शुरू में जो रिएक्टेंट थे AgNO3 और NaCl, उसका मास जो PPT बनती है उसके मास के इक्वल होता है। इसमें रिएक्शन होती है NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3 बनता है, तो तोलते हैं तो बराबर होता है। तो ये सिद्ध करता है कि केमिकल चेंज होने के बाद भी जो द्रव्यमान है वो सुरक्षित रहता है। वे क्वेश्चन है 5.85 ग्राम NaCl विलयन को कितने ग्राम AgNO3 के साथ मिलाया जाए कि 14.35 ग्राम AgCl व 8.5 ग्राम NaNO3 प्राप्त हो, यदि द्रव्यमान संरक्षण नियम सच हो या सत्य हो। तो AgNO3 NaCl के साथ रिएक्शन है। AgNO3 यहाँ पर x ग्राम है, हमें इसकी वैल्यू पता नहीं। NaCl 5.85 ग्राम दिया गया है और AgCl 14.35 ग्राम और NaNO3 8.5 ग्राम द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, x प्लस 5.85 बराबर 14.35 प्लस 8.5। तो x इधर रह जाएगा और 5.85 उधर चला जाएगा, तो 14.35 प्लस 8.5 माइनस 5.85 बराबर 17 ग्राम। तो इसमें वैल्यू पूछी थी x की, AgNO3 की, तो वो आ गई 17 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4.2 ग्राम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को 10 ग्राम CH3COOH एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में मिलाया जाए तो 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में चली गई और 12 ग्राम अवशेष प्राप्त हुआ। बताइए कि द्रव्यमान संरक्षण नियम सत्य है। तो ये रिएक्शन इस तरह होगी, NaHCO3 प्लस CH3COOH CH3COONA प्लस H2 प्लस CO2। 4.2 ग्राम NaHCO3 एसिटिक एसिड 10 ग्राम, अवशेष 12 ग्राम और 2.2 ग्राम वायुमंडल में चले गए। तो क्रियाकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान देख लेंगे, तो ये 10 ग्राम और 4.2 ग्राम जुड़कर हो जाएंगे 14.2 ग्राम। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनते हैं 12 ग्राम, ये बन गया, और 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, ये भी दोनों जुड़ गए 14.2 ग्राम आएंगे। तो ये दोनों इक्वल आता है, ये द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुकूल है। अगला है स्थिर संघटन का नियम या स्थिर अनुपात का नियम। यह जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। यह नियम किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों पर आधारित है और इस नियम के अनुसार किसी शुद्ध यौगिक के सैंपल में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे किसी भी विद्या स्रोत से प्राप्त करें। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, शुद्ध जल को हम किसी भी स्रोत जैसे कुआं, नदी, झील, समुद्र से प्राप्त करें, लेकिन
ये हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तत्वों से बना होगा। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते ही H2O सूत्र होता है, तो इनके द्रव्यमानों में हमेशा 1:8 का अनुपात होगा, चाहे किसी से प्राप्त करें। दूसरा एग्जाम्पल है इसका कि शुद्ध CO2 को हम किसी भी विधि से प्राप्त करें, प्रत्येक में कार्बन व ऑक्सीजन तत्व उपस्थित होते हैं और उनके द्रव्यमान हमेशा 12:32 या 3:8 का अनुपात होगा। चाहे लाइम सोडा से प्राप्त करें, रिएक्शन है लाइम सोडा को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है CaCO3 CaO + CO2। कोयले को हवा में जलाने पर कोयला कार्बन + O2 CO2 या संगमरमर पर तनु HCl की क्रिया कराने पर CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2O + CO2। यानी कोई भी मेथड हो, कोई भी विधि हो, कोई भी स्रोत हो, कहीं से भी प्राप्त करें, अगर वो शुद्ध है तो उसमें जो एलिमेंट है, तत्व है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं जल में, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं, इन तत्वों का द्रव्यमान स्थिर रहता है और इनका अनुपात स्थिर रहता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 1:8 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का 3:8 या 12:32 होता है, यही रहता है। चाहे प्रोसेस कोई भी हो, चाहे मेथड कोई भी हो। अब एक क्वेश्चन है 6.488 ग्राम सीसा NPB 1.002 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर PbO2 लेड पेरोक्साइड बनाता है। PbO2 या लेड पेरोक्साइड को लेड नाइट्रेट्स को गर्म करके भी बना सकते हैं, जिसमें 13.38% ऑक्सीजन है। सिद्ध करें कि उपरोक्त सूचनाएं स्थिर संघटन नियम को सिद्ध करती है। यानी ये कह रही है कि इस रिएक्शन से ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर तो शीशे की PbO2 बनता है, वो कितना बनता है ये हमें ज्ञात करना है। लेकिन हम अगर सीधा लेड नाइट्रेट को गर्म करके बनाए तो उसमें 13.38 ग्राम ऑक्सीजन है, तो सेम ऑक्सीजन इस रिएक्शन में भी होनी चाहिए, ये देखता है इसमें। तो लेड पेरोक्साइड का द्रव्यमान 6.488 + 1.002, इसको जोड़ने पर आएगा 7.490 और 7.4949 ग्राम PbO2 में 1.002 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 100 ग्राम PbO2 में, यानी कि 13.38%। ये जो वैल्यू दी है 100%, यानी 100 लग गए यहाँ पर। परसेंट का मतलब है 100% में निकालनी, तो 100 ग्राम PbO2 में ऑक्सीजन देंगे तो 1.002 में 7.49 का भाग लगा के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13.38 ग्राम आ जाएगा। दूसरे प्रयोग में O2 की मात्रा 13.38 ग्राम है, यानी दोनों एक्सपेरिमेंट में बराबर है, तो ये एक्सपेरिमेंट है, ये प्रयोग स्थिर संघटन नियम को सिद्ध करता है। गुणित अनुपात का नियम, यह नियम वैज्ञानिक डाल्टन ने दिया तथा बर्जीलियस द्वारा स्थापित किया गया। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करते हैं में एक सरल अनुपात होता है। पहला एग्जाम्पल हो गया, जैसे CO कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व आपस में प्रयोग करते हैं तो दो यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जैसे यौगिक कार्बन है CO 12 ग्राम, CO2 12 ग्राम। कार्बन की वैल्यू 12 ग्राम है और ऑक्सीजन की वैल्यू दोनों में, CO में, ऑक्सीजन में, कार्बन मोनोऑक्साइड में 16 ग्राम है और CO2 में 32 ग्राम, यानी निश्चित अनुपात में क्रिया कर रहे हैं। एक कांस्टेंट रह रहा था, तो यही कह रहा है कि जब दो तत्व क्रिया करें तो एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के यौगिक सरल अनुपात होते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन है, कार्बन 12 ग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में, लेकिन ऑक्सीजन 16 और 32 है। तो उपरोक्त दोनों यौगिकों में कार्बन की निश्चित है मात्रा 12 ग्राम और ऑक्सीजन 16 और 32 ग्राम क्रिया कर रहे हैं, अतः ऑक्सीजन की विभिन्न द्रव्यमानों में 1:2 का सरल अनुपात है। अब है नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक। तत्व नाइट्रोजन व ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके 5 ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। तो इन सब में नाइट्रोजन की जो वैल्यू है वो 28 ग्राम है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा है 16, 32, 48, 64, 80 ग्राम। इस वैल्यू में क्रिया करते हैं। तो यानी कि यहाँ उपरोक्त 5 ऑक्साइड में नाइट्रोजन की एक निश्चित मात्रा है 28 ग्राम और ऑक्सीजन की विभिन्न मात्राएं 16, 32, 48, 64, 80 है, अतः ऑक्सीजन की मात्रा में एक सरल अनुपात है 1:2:3:4:5। यानी ये नियम यही कह रहा है, एक की तो निश्चित होगी मात्रा, दूसरा सरल अनुपात में होगा।
16 16 दूनी 32 16 43 यानी एक सरल अनुपात में क्रिया कर रहा है यहाँ पर। कार्बन 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है जिसमें 42.8 ग्राम व 27.7727 ग्राम 27% कार्बन उपस्थित है। सिद्ध कीजिए कि ये प्रेक्षण गुणित अनुपात नियम को सिद्ध करते हैं। कार्बन के दोनों ऑक्साइड में कार्बन व ऑक्सीजन की निम्न परसेंट मात्राएं। प्रथम ऑक्साइड में कार्बन में 42 दे रखी है, तो द्वितीय ऑक्साइड में 27.27% दे रखी है। अगर 42.8 ग्राम ये है तो भी 100 में से घटा लेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा इससे में 57.2, इसको 100 में से घटा लेंगे 27.27 को तो 72.73% ये आएगी वैल्यू ऑक्सीजन की। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों ऑक्साइड में ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा से क्रिया करने वाले कार्बन की मात्राएं ज्ञात करते हैं। प्रथम ऑक्साइड में 57.2 ग्राम ऑक्सीजन से 42.8 कार्बन सहयोग कर रहा है, कार्बन सहयोग कर रहा है। 1 ग्राम ऑक्सीजन से 42.8 बट्टा 57.2 करेगा, यानी कि इसकी 1 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करने की मात्रा आ जाएगी 0.748 ग्राम। और 72.73 ग्राम ऑक्सीजन से 27.27 ग्राम कार्बन सहयोग कर रहा है, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन से करेगा 27.27 बट्टा 72.73, तो यह आ जाएगा 0.375 ग्राम। उपरोक्त दोनों ऑक्साइड में कार्बन की विविध मात्राएं 0.748 व 0.375 यानी कि लगभग 2:1 के अनुपात में है ये, अतः ये गुणित अनुपात नियम को सिद्ध करते हैं। व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम, यह नियम रिचटर ने दिया। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ निश्चित अलग अलग क्रिया करते हैं तो द्रव्यमान समान होता है या कोई पूर्ण गुणज होता है जिसमें सहयोग करते हैं। कह रहा है कि जब दो विभिन्न तत्व तीसरे तत्व के साथ एक निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग क्रिया करते हैं तो उनके द्रव्यमानों के बीच या तो अनुपात समान होता है या उनका कोई पूर्ण गुणज होता है जिनसे कि वो क्रिया करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि तत्व कार्बन और ऑक्सीजन तीसरे तत्व हाइड्रोजन से अलग अलग क्रिया करके CH4 और H2 बनाते हैं और स्वयं क्रिया करके CO2 बनाते हैं। जैसे ये तत्व कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके तो CO2 बनाते हैं और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करके H2O और कार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करके CH4 बनाता है। तो CH4 में कार्बन 12 भाग के हाइड्रोजन के 4 भाग से क्रिया करता है। H2O में हाइड्रोजन के 2 भाग ऑक्सीजन के 16 भाग से क्रिया करते हैं, या हाइड्रोजन के 4 भाग ऑक्सीजन के 32 भाग से क्रिया करते हैं। इस प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन के भार जो हाइड्रोजन से निश्चित भार 4 से क्रिया करते हैं का अनुपात 12:32 या 3:8 है। और CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के भार के अनुपातों का भी 12:32 या 3:68 है। अतः उपरोक्त उदाहरण व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। गेल-लुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। गेल-लुसेक ने एक नियम दिया, उसका कथन इस प्रकार है। समान ताप व दाब पर गैसीय अभिक्रियाओं में क्रियाकारक यानी रिएक्टेंट और क्रियाफल प्रोडक्ट के आयतन परस्पर छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में रहते हैं, या फिर इसे कहते हैं कि ऐसे कह सकते हैं समान ताप व दाब पर गैसें सदैव सरल अनुपात में संयोग करती है और प्रोडक्ट भी यदि गैस हो तो उनका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के अनुपात में सरल अनुपात में होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है H2O Cl2 का योग। एक आयतन H2O का और एक आयतन Cl2 का सहयोग करने पर 2 आयतन HCl बनते हैं। ठीक है, जैसे कि 50 इसी तरह 50 ml H2O ले और 50 ml Cl2 ले तो 2HCl 100 ml बनेगा। अतः अभिकारकों यानी रिएक्टेंट का अनुपात 1:1 है जो एक सरल अनुपात है। इसी प्रकार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी सरल अनुपात दर्शाते हैं। H2 अनुपात Cl2 अनुपात HCl बराबर 1:1:2। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के कुछ स्टेटमेंट या अभिव्यक्ति इस प्रकार है। द्रव्य बहुत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं अर्थात उनकी आकृति, आकार, द्रव्यमान आदि गुणधर्म समान होते हैं, जबकि भिन्न भिन्न तत्वों के द्रव्यमान, आकृति, आकार भिन्न भिन्न होते हैं। एक से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में सहयोग करके यौगिक या प्रोडक्ट बनाते हैं। परमाणुओं को किसी रासायनिक अभिक्रिया अथवा भौतिक परिवर्तन द्वारा न तो बना सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं ना, रीअरेंजमेंट की लिमिटेशन है
कि परमाणु को अविभाज्य कण के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हमें पता है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण एक ही तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो सकते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान भी हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम 40 और Ar40। परमाणु को अनश्वर नहीं माना जा सकता। कई नाभिकीय अभिक्रियाओं में नाभिक अल्फा, बीटा, गामा किरणों के रूप में ऊर्जा का क्षय करते हैं। परमाणु सदैव निश्चित सरल अनुपात में संयोजित नहीं होते, जैसे कि शर्करा अणु C12H22O11 में CH1 क्रम से 12:22:11 के अनुपात में जो पूर्णांक है, परंतु सरल नहीं है, सरल अनुपात नहीं है। यह रासायनिक संयोग के उन नियमों को समझाता है जो द्रव्यमान पर आधारित है, आयतन यानी वॉल्यूम पर आधारित है, उनको ये नहीं समझाता था। ये गेलुसक नियम को नहीं समझाता। ये सिद्धांत उन समझाने में सफल रहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, आयतन, संयोजकता में भिन्नता क्यों होती है। परमाणुओं से अणुओं का निर्माण किस प्रकार होता है ये नहीं बताता, और ये परमाणु तथा अणु के बीच कोई फर्क नहीं करता। और यह सिद्धांत ये समझाने में भी असफल रहा है कि परमाणु तथा अणु को बांधे रखने वाले बल की प्रकृति क्या है, जिसमें 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव अथवा गैस में पाया जाता है। अवोगाद्रो की परिकल्पना। अवोगाद्रो ने नियम दिया, उसके अनुसार ताप व दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यानी ताप और दाब समान है तो गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी। वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और इस परिकल्पना के आधार पर परमाणु और अणु में एटम और मॉलिक्यूल में विभेद किया जा सकता है। परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परमाणु कहलाता है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी। और अणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है उस पदार्थ का अणु कहलाता है। पदार्थ, तत्व अथवा यौगिक कुछ भी हो सकता है।